अभी वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में हम लोगों ने इंडियन फेमिनिज्म की कुछ बात की या कोरिलेट करने की हमारे लिए अच्छी कोशिश की, बहुत अच्छा एक प्रेजेंटेशन देखा। और जो बात अभी खत्म हुई है वो बात हमें से शुरू हुई। एकदम ये सही है कि फेमिनिज्म को ज्यादातर मोर देन ऑफन मिस इंटरप्रेट किया जाता है। कई बार ऐसा समझा जाता है कि बीइंग अ फेमिनिस्ट मीन्स टू बी अ मैन हेटर। आई डू एग्री विद दिस थॉट, बट फेमिनिज्म के जो डिफरेंट स्कूल्स हैं, लिबरल फेमिनिज्म और सोशल फेमिनिज्म तक आई एग्री, लेकिन एक और स्कूल है उनका रेडिकल फेमिनिज्म, और वो फॉर ईच एंड एवरीथिंग, फॉर ईच एंड एवरी इनइक्वालिटी और every disparity existing in the world, they blame to the patriarchal system or the social system. Radical thoughts भी हैं, उसमें misinterpretation ज्यादा है। वही वो वजह है जिसकी वजह से फेमिनिस्ट होने का मतलब मैन हेटर समझा, क्योंकि एक सिस्टम का विरोध करना मतलब इंडिविजुअल्स का विरोध करना समझ लिया जाता है। और इसकी भी अपनी वजहें हैं जो हम सोशल पॉलिटिकल फिलोसफी में पढ़ते हैं कि एक ऑर्गेनिक रिलेशन है बिटवीन सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स। तो उस हिसाब से अगर कोई सिस्टम, कोई सोसाइटी अगर डिस्ट्रक्ट है या बैड सोसाइटी कंसीडर की जाती है तो इंडिविजुअल्स आर रिस्पांसिबल, और अगर कोई इंडिविजुअल उस गलत दिशा में जाता है तो सोसाइटी इज रिस्पांसिबल एज वेल। तो ये सारी चीजें हैं हमारे सामने वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में हमने देखा। आई स्टार्ट विद द इंडियन पर्सपेक्टिव। मैं आपको एक पर्सपेक्टिव दिखाना चाहती हूँ कि इंडियन फेमिनिज्म की बात यहाँ सदियों पुरानी है, या यूं कहें कि जब हम इंडियन फेमिनिज्म का जड़ ढूंढने चलते हैं, उसका रूट ढूंढने चलते हैं, तो हमें जाके वेदों में, उपनिषद में, गीता में और पुराणों में, तमाम माइथोलॉजिकल टेक्स्ट में ऐसे पौधे लगाने पड़ते। ये देखने के लिए कि क्या कोई ऐसा फेमिनिस्टिक अप्रोच हमें मिलता है, कोई फेमिनिज्म का कोई राइवल, कोई थॉट, कोई आइडियाज या कोई इवेंट कोई हमें इंडियन पर्सपेक्टिव में मिलता है क्या। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मनुस्मृति, जो कि हिंदू लॉ या हिंदू कोड ऑफ कस्टम्स एंड रिचुअल्स के लिए बहुत फेमस है, उसको ज्यादातर लोग कोट करते हैं और उसी से समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन मनुस्मृति का जो विलियम जोन्स ने ट्रांसलेशन करके, स्कूल विलियम जिसको हम लोग कहते हैं जोन्स स्कूल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिनिस्ट्रेटर्स, दे गिव ऑल द क्रेडिट्स टू Manusmriti to make this country glorious, glorified and great. And there is another school जिसको हम लोग मैकाले स्कूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स कहते हैं। वो कहते हैं कि this scripture, this text, Manusmriti, brought all the curse to the country. ये हमारे लिए सही नहीं है। There are different kinds of variations in thoughts and concepts. तो वहां की बात यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता से लेकर के हम नारी हैं, दुर्गा हैं, काली हैं, तमाम चीजें हैं, ये हमारे स्क्रिप्चर्स में हमेशा से पाए जाते हैं। अब मेरा जो अप्रोच है, जो मैं आज आपको दिखाना चाहती हूँ, वो एक पर्टिकुलर थिंकर है, इंडियन फेमिनिस्ट थिंकर है रुथ वनिता। उनका एक आर्टिकल है द सेल्फ इज नॉट जेंडर्ड, सुलभास डिबेट विद किंग जनक। उसी पर्टिकुलर आर्टिकल में उनके जो थॉट्स हैं, उनकी जो आइडियाज हैं, आइडियोलॉजीज हैं, या उनका जो व्यूज है, उस पर मेरा एक कमेंट है इन द लाइट ऑफ इंडियन फेमिनिज्म या फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन माइथोलॉजी। तो उसको एक देखने की मैंने कोशिश की है कि अप्लाइड फिलोसफी में व्हेन वी टेक अ पर्टिकुलर एग्जांपल फ्रॉम फेमिनिज्म और एनी डायलॉग between a feminist philosopher or a philosopher who is a female with a person who is male and renowned philosopher or rishi, what happens? I try to see something. शुरू करते हैं कुछ कथाओं से, क्योंकि वो जो कुछ बिंदु हैं, जो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं निकालने की, एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, वो कथाएं अगर हम नहीं देखेंगे तो शायद समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए, कथा है महाभारत के शांति पर्व में युधिष्ठिर और भीष्म पितामह के बीच का एक डायलॉग। युधिष्ठिर भीष्म पितामह से पूछते हैं कि कौन है वो पात्र जो सोल
या जिस सेल्फ एसेंस में आप उसको समझें, वो कौन पात्र है जो लिबरेट होता है? किसको मिलती है मुक्ति? मुक्ति पाने का अधिकारी कौन है? और शांति पर्व आप सभी जानते हैं, कथा समाप्त हो चुकी है, महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका है, पांडवों की जीत हो चुकी है। उस स्थिति में अब युधिष्ठिर चूंकि लिबरेट होना चाहते हैं, वो भीष्म पितामह से ये जानना चाहते हैं कि कौन है वो अधिकारी, कौन है। इसके बारे में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को कुछ बातें बताई है। मैंने महाभारत नहीं पढ़ा है, मैंने सेकेंडरी सोर्सेज से जो कुछ भी सीखा है, अगर कोई गलती होगी तो हमारे वरिष्ठ गुरुजन सदृश हमारे कलीग्स लोग हमें करेक्ट कर लेंगे। वहां पे कथाएं ऐसी हैं कि भीष्म पितामह जब उनकी चर्चा कर रहे हैं, उस दरमियान वो एक डिबेट की चर्चा करते हैं। जो जनक, जो फिलोसोफर किंग या राजर्षि कहे जाते हैं, उनके सुलभा के साथ एक डिबेट हुआ था। वो डिबेट क्या था कि इमेंसिपेटेड किंग के रूप में स्टैब्लिश्ड थे राजा जनक। ऐसा माना जाता था कि वो राजर्षि हैं, राजा भी हैं, और ऐसे दार्शनिक राजा हैं जो इमेंसिपेटेड हैं, लिबरेटेड हैं, बट स्टिल ही इज वर्किंग एडमिनिस्ट्रेटिव। तो सुलभा ने उनके बारे में बड़ी ख्याति सुन रखी थी कि ऐसे राजा हैं, और वो अप्रोच करना चाहती थी उनको कि मैं चलूं और देखूं कि इमेंसिपेशन के बारे में उनका क्या कॉन्सेप्ट है। सुलभा एक इंटेलेक्चुअल, अनमैरिड, सिंगल वुमेन थी। सिंगल थी, शादीशुदा नहीं थी, जिसको ब्रह्मचारिणी भी कह सकते हैं। वो घूमती थी और भिक्षा मांगती थी, अपने आप को वो लिबरेटेड या यूं कहें कि एस्थेटिक के रूप में देखती थी। एंड दैट वाज अनकन्वेंशनल। उस टाइम पे ये कन्वेंशन नहीं था कि कोई स्त्री जो है वो सन्यासी बने। तो वो पहुंचती है राजा जनक के पास, और राजा जनक से ये बात करने से पहले वो अपना रूप चेंज कर लेती है, अपना फॉर्म चेंज कर लेती है। अपनी योग विद्या से, अपनी यौगिक शक्ति से उन्होंने एक खूबसूरत युवती का रूप धारण किया और भिक्षा मांगने के लिए उनके पास पहुंची। उनको देखते ही राजा जनक ने उनको ससम्मान बैठाया, उनकी बड़ी खातिरदारी, लेकिन वो अपने यौगिक शक्ति से राजा जनक के अंदर उतर जाती हैं। यानी वो अपने आत्मा की शक्ति से, आत्म शक्ति से राजा जनक के अंदर झांकती हैं, उनके अंदर विचरण करती हैं, उनके सोल में, कि उनके अंदर क्या चल रहा है, उनका इस समय माइंड सेट क्या है, स्टेट ऑफ अफेयर, उनकी इंटरनल क्रिया प्रक्रिया का क्या है, वो जानने के लिए वो अपनी यौगिक शक्ति का प्रयोग करती है। अब चूंकि वो भी इमेंसिपेटेड किंग है, वो भी योगी है, वो जान लेते हैं, और वहां से राजा जनक को संदिग्ध कुछ भान होता है कि ये क्या कर रही हैं। किसी राजा ने इनको भेजा है उद्धारण करके हमें वश में करने के लिए, हमारी तपस्या या हमारा जो आज फॉर्म है, एस्टैब्लिश्ड रूप है, इसको भंग करने के लिए। तो 4 प्रश्न पूछते हैं। उनका प्रश्न है, पहला प्रश्न है हु शी इज या हु आर यू। दूसरा प्रश्न है उनका कि हुज शी इज, यानी whom you belong to। तीसरा प्रश्न होता है उनका from where you are coming, from where she is coming या where she is coming from, कहां से आ रही हो, कहां से आई है। चौथा प्रश्न है where she is going to, कहां जा रही है। 4 प्रश्न है उनके, चारों प्रश्न उनके सामने रखते हैं, और वहां से उनके बीच एक बड़ा ही मजेदार, एक इंटरेस्टिंग फिलोसॉफिकल डिबेट शुरू होता है। मेटाफिजिकल, प्रॉपर मेटाफिजिकल एक डिबेट शुरू होता है। जब पहला प्रश्न पूछते हैं कौन हो तुम, तो सुलभा कहती हैं कि आप इमेंसिपेटेड किंग हैं, आप लिबरेटेड हैं, आपको तो सब ज्ञान है, फिर भी ऐसा प्रश्न पूछते हैं। और ऐसा प्रश्न यदि आप पूछते हैं तो क्या आपको नहीं पता है कि जिस चीज से आप कहते हैं, जो रूप आपका है वही रूप मेरा भी है। हम तो मेटाफिजिकली आप और हम अलग नहीं हैं। दूसरा जो उनका प्रश्न रहता है हु शी इज, उस समय की जो मान्यता है कि युवावस्था तक स्त्री जो है वो पिता के संरक्षण में रहेगी, उसके उपरांत पति के संरक्षण में रहेगी, उसके उपरांत पुत्र के संरक्षण में रहेगी। तो ये कॉन्सेप्ट आप लेके चल रहे हैं, इसीलिए शायद आपने पूछा कि किसकी हो तुम, यानी मेरा किसी का होना ही जरूरी है। ये प्रश्न जब वो रखती हैं कि मैं किसी से बिलोंग करूंगी तभी क्या मेरा अस्तित्व है, अब इसको, इस पूरे डायलॉग्स को वो सोल के लेवल पे ले जाते हैं कि जो सोल मैं हूं वही सोल आप हैं। सोल इज नॉट जेंडर्ड, और हमारा हिंदू टेक्स्ट कहता है,
हमारा जो मेटाफिजिकल कॉन्सेप्शन है वो कहता है कि सोल का कोई जेंडर नहीं होता. ऑन द लेवल ऑफ सेल्फ देयर इज नो जेंडर. So how could you recognize me as a female, and how could you raise a question that whose I am belonging to, or where I am coming from, where I have to go? Such kind of questions are foolish. ये ऐसे एलिगेशंस को राजा जनक के साथ लगाते हैं. ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग डिबेट है, इसको आप पढ़ सकते हैं. यहाँ पर राजा जनक का एक अंतिम प्रश्न ये जो होता है, जो जिससे सुलभा को समस्या है, वो समस्या ये है कि राजा जनक उनको रिकॉग्नाइज करते हैं एज अ फीमेल, और जो कोई भी लिबरेटेड पर्सन होगा, जो कोई भी इमेंसिपेटेड पर्सन होगा, वो कभी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा. क्योंकि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो वो लोग करेंगे जिनको इस बात का अज्ञान है, who are ignorant about this fact कि आप फीमेल हो, ये मेल है, आप स्त्री पुरुष हो या बड़े हैं, ऊंचे हैं, आप क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, जो कुछ भी. इस लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन तो आम लोग करते हैं, कॉमन पीपल करते हैं. इमेंसिपेटेड पीपल कैन नॉट टॉक अबाउट सच थिंग्स. ये उनका इशू है. और जब वो ये बात कहती हैं कि क्या आपको नहीं पता है कि जेंडर सोल का नहीं होता, तो राजा जनक चुप हो जाते हैं. अब रुथ वनिता के कुछ कंक्लूजन्स हैं, कुछ डिराइवेशंस हैं जो वो लेके चलती हैं. वो कहना ये चाहती हैं अपने इस पेपर में इसके साथ कि हमारे हिंदू टेक्स्ट में ऐसे ऐसे डायलॉग्स और डिबेट्स के एग्जाम्पल्स उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं, जहां पे कि हम पा सकते हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का कोई आइडियल कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता. हमारे हिंदू कल्चर में आइडियलिस्टिकली there is no discrimination between male and female because soul is not gender. ठीक है, इसको वो एस्टैब्लिश करना चाहती हैं कि हमारे यहाँ चूंकि सोल का कोई जेंडर नहीं होता, एक संस्कृति में आत्मा इज जेंडर न्यूट्रल, तो हमारे यहाँ तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की कोई बात नहीं होती. अब कुछ और बातें वो कहती हैं, जैसे कुछ फेमिनिस्ट लोग जो सवाल उठाते हैं इस बात पर कि तब क्या हुआ था जब सभा में याज्ञवल्क्य और गार्गी के मध्य एक संवाद हो रहा था, और गार्गी के कुछ प्रश्नों के उत्तर जब याज्ञवल्क्य नहीं दे पाए, या यूं कहें कि जब वो परप्लेक्स्ड हो गए, when Gargi was raising so much metaphysical questions and taking him to the infinite regress, fallacy of infinite regress, he stopped her and said कि अगर तुम अब चुप नहीं होगी तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग हो जाएगा. इसका कई तरह का इंटरप्रिटेशन मिलता है. Some people say कि उसका सेंस ये था कि इस तरह के क्वेश्चन सोचोगी तो तुम्हारा सर फट जाएगा. इस तरह के प्रश्न नहीं सोचने चाहिए, अव्यक्तानि टाइप के प्रश्न है, जैसा कि बुद्धिज्म में कहा गया है. ऐसे प्रश्नों पर ज्यादा चिंतन मनन नहीं करना चाहिए, इनके उत्तर नहीं होते, तुम्हारा सर फट जाएगा, इसलिए शांत हो जाओ. कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो पैट्रियार्कल, उनका मेल ईगो था. जब वो हारने लगे डिबेट, उनसे देखा नहीं गया कि गार्गी एक महिला होते हुए कैसे जीत सकती है डिबेट. इतनी भरी सभा में ज्ञानियों के बीच में मैं महाज्ञानी, मेरी तो बेइज्जती हो रही है, मेरा तो असम्मान है. वो जब ऐसा महसूस करने लगते हैं तो उनका मेल ईगो उनसे कहवाता है कि चुप हो जाओ तुम, नहीं तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग हो जाएगा. और गार्गी चुप हो जाती है. साइलेंसिंग द गार्गी is also a disputable fact and matter for all the feminist philosophers. अब यहाँ दो एग्जाम्पल्स हमें मिले. एक एग्जाम्पल में सुलभा नाम की एक ब्रह्मचारिणी ने जनक को निरुत्तर कर दिया, जनक चुप हो गए. यहाँ पर याज्ञवल्क्य ने गार्गी को चुप करा दिया, गार्गी चुप हो गई. रुथ वनिता का कहना है कि आप अगर देखिए तो यहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इस आधार पर नहीं हो रहा है कि तुम्हें चुप होना पड़ेगा क्योंकि तुम स्त्री हो, या तुम्हें चुप होना पड़ेगा क्योंकि तुम हमसे डिबेट नहीं कर सकते, तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है, या जो कुछ भी. हमारा मेल है सेटिस्फाइड होना चाहिए. तो जेंडर के आधार पर हमारे यहाँ कोई प्रचलन ऐसा नहीं रहा. एक और एग्जाम्पल वो दे रही है. थर्ड एग्जाम्पल देती है एक हाउसवाइफ की. महाभारत में ही ये प्रकरण आता है कि जब ऋषि कौशिक भिक्षा मांगने जाते हैं तो एक हाउसवाइफ, एक गृहिणी अपने पति की सेवा में संलग्न है, पूरे तन मन
धन से, समर्पित भाव से वो अपने पति की सेवा कर रही है। और ऋषि को विलंब हो रहा है, कहते हैं आप इंतजार करिए, अभी मैं अपना पत्नी धर्म निभा रही हूँ। ऋषि को ये जो अपमानजनक महसूस होता है कि ऋषि बाहर खड़ा है, भिक्षा मांग रहा है, और ये कैसी महिला है जो भिक्षा नहीं दे रही, और कहती है कि आप इंतजार करो। उन्हें ये बुरा लगता है, फिर वो क्षमा याचना करते हुए आती है और कहती है कि अब आप भिक्षा लीजिए। तो वो खुश नहीं होते और वो ऑब्जेक्ट करते हैं कौशिक मुनि। वहां पर एक और डिबेट होता है, फिलोसॉफिकल डिबेट, जहां पे वो हाउसवाइफ एक ऋषि को, एक मुनि को एक हाउसवाइफ के कर्तव्य समझाती। मेरा कर्तव्य ये है, जिस स्टेशन पे मैं हूँ उसकी ड्यूटीज में कुछ प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज हैं, and to obey my duties, to perform my duties well is my duty for the sake of duty kind of theory यहाँ पे established हुई। और वो बताती है कि हर व्यक्ति जो सत्कर्मी है, या हर व्यक्ति जो अपना निर्धारित कर्म, दिया हुआ कर्म जो हमें दिया गया है, उसको यदि वो पूरे भाव से निभा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो एक तरह से मोक्ष मार्ग पर है, यानी कर्म मार्ग को वो वहां पे निर्देशित करती है। और फिर एक और छोटा सा एक और दृष्टांत है कि फिर वो मुनि जाते हैं एक ऐसे व्यक्ति के पास जो बड़ी ही नीच जाति से बिलोंग करता है, लोवेस्ट क्लास से बिलोंग करता है, इन सोसाइटी से वो बहिष्कृत किया जा चुका है, लेकिन वो ऐसे कर्म करता है जो एनिमल्स को मारना और खाना, उस टाइप का कर्म करता है। लोग उसको अपनी जाति में नहीं रखते, समाज का हिस्सा नहीं बनाते, फिर भी वो व्यक्ति पूरी तन्मयता से अपना कर्म भी संपादित करता है, अपने माता पिता की सेवा भी करता है, वो अपनी ड्यूटीज, असाइन ड्यूटीज कर रहा है। अब इस तरह की जो ड्यूटीज के कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो डायलॉग सुने हैं बड़े बड़े मुनियों के साथ, और उस एक हाउसवाइफ ने अपने ड्यूटीज के बारे में बताते हुए कौशिक मुनि को चुप करा दिया। कौशिक मुनि को भी लगा कि बात तो इसने सही कही, ये कहीं से तो गलत नहीं है, वो अपना धर्म निभा रही है, और अपने धर्म गृहस्थ आश्रम में होते हुए एक महिला, एक पत्नी अपना धर्म निभा रही है, शी इज नॉट रॉन्ग एट ऑल। अब रुद्र वनिता का जो पॉइंट है वो है क्या, हम लोग ये देखें। रुद्र वनिता ने कुछ कंफ्यूजन्स किए अपने पेपर्स में, जिस पे मेरा ऑब्जेक्शन है। एक तो बड़ा नॉर्मल सा कंफ्यूजन है उनका कि वो जेंडर और सेक्स का कंफ्यूजन करती है, मतलब शी इज वेरी मच कंफ्यूज्ड अबाउट द टू टर्म्स सेक्स एंड जेंडर। हम सभी को समझना पड़ेगा कि सेक्स एक अलग चीज है और जेंडर एक अलग चीज है। और तो ये हमारे भी फील्ड में नहीं आता है, बट आपके अपने क्लैरिफिकेशन के लिए मैं थोड़ा सा बस बता दूं, सेक्स इज समथिंग बायोलॉजिकल। हमारे बायोलॉजिकल या एनाटॉमिकल जो स्ट्रक्चर हैं उसमें व्हाट काइंड ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आई वुड हैव इज अ मैटर ऑफ सेक्स। हम डिसाइड नहीं कर सकते, ये होम में डिसाइड होता है। लेकिन जेंडर इज सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर सोसाइटी में आने के बाद कंस्ट्रक्ट होता है, और इस आधार पे कि एक सैंक्रोसेंट काइंड ऑफ हमने टाइप बना रखे हैं कि फीमेल इज रिलेटेड टू, आई मीन द सेक्स फीमेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली रिलेटेड टू द फीमेल जेंडर, और जो मेल सेक्स है वो मेल जेंडर की तरफ जाना चाहिए। और इस जेंडर का, फीमेल जेंडर का और मेल जेंडर का कुछ डिस्क्राइब्ड नेचर है। अगर उसको कोई इस पैटर्न को फॉलो करता है तो स्ट्रेट, अदरवाइज अगर कुछ घाल में होता है तो वी हैव सो मेनी कॉन्सेप्ट, LGBTQT, सो मेनी थिंग्स, आप सभी लोग जानते हैं। वहां से ये सब डिस्टॉर्शन है, और वहां हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा उद्देश्य कुछ और है दिखाने का, वो हम यहाँ दिखाएंगे। तो सेक्स और जेंडर दो अलग चीजें हैं। रुद्र वनिता उसको कंफ्यूज करती है, जैसे वो कहती है कि जेंडर होम में डिसाइड होता है, जेंडर इज नॉट समथिंग व्हिच इज डिसाइडेड इन द होम। दूसरा मैटर ये है कि वो जिस संदर्भ में बात कर रही हैं राजा जनक और सुलभा के बीच के डायलॉग्स या डिबेट्स की, वो जो मुद्दा है वो एक मेटाफिजिकल डिबेट है, तत्वमीमांसीय एक संवाद है। जो बात की जा रही है वो सोल के बारे में की जा रही है, लेकिन राजा जनक जिस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं और जो डिबेट प्लेस दे रहा है, जहाँ पे वो इवेंट हो रहा है, वो एक सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है, वो एक सोशियो पॉलिटिकल रेल्म में हो रहा है, जहां पर
कि सोल पार्टिसिपेट नहीं करता। Although I do agree, soul is not gendered at all, but socio-political sphere में सोल तो पार्ट नहीं ले रहा है, सोल पार्ट नहीं लेता है, पार्ट कौन लेता है? एजेंसी का मुद्दा यहाँ पे आता है। Who the agent is? एजेंट कौन है? एजेंसी किसके पास है? सोल एजेंट है क्या? इज सोल एजेंट? इंडियन फिलोसफी हमने पढ़ी है, आप लोग बताइए, क्या आत्मा करता है? अच्छा, बॉडी सेपरेटेड फ्रॉम द सोल, सेल्फ को अलग करके बॉडी का एजेंट है। देन हु द एजेंट इज? इम्बॉडीड सेल्फ, इम्बॉडीड सोल। कर्तापन, एजेंसी उसके पास है जो एक बॉडी में एक सोल रहता है, एक इम्बॉडीड सोल जिसमें बॉडी भी है, सेल्फ भी है, पर्सन, पर्सन हु possesses personality। और ये जब मुद्दा आता है कि एजेंट कौन है और कौन ये प्ले कर रहा है सोशियो पॉलिटिकल स्फीयर में, किसके बारे में बात की जाएगी, तब जेंडर रिकॉग्निशन होना चाहिए। जेंडर रिकॉग्निशन on the level of soul is not possible at all, but on the socio-political level it is possible and needed as well। अब मुद्दा ये है कि मेटाफिजिकल और सोशियो-पॉलिटिकल ये दोनों आपस में रिलेटेड कैसे हैं? Here applied philosophy comes। अप्लाइड फिलोसफी के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर हुआ था, अगर आप लोग रहे होंगे तो मैंने छोटा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था। अभी मैं सिर्फ इतना कहूंगी, जितने हमारे पास फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्शंस होते हैं, हमारे फिलोसॉफिकल प्रीसपोजिशंस होते हैं, वेदर मेटाफिजिकल, एपिस्टेमोलॉजिकल, एथिकल और लॉजिकल, उनके एप्लीकेशंस इन द रियल वर्ल्ड ऑन सम स्पेसिफिक पर्टिकुलर केसेस, अप्लाइड फिलोसफी में ये हम लोग करते हैं। हमारे पास कुछ मेटाफिजिकल प्रीसपोजिशंस हैं, कुछ एपिस्टेमोलॉजिकल प्रीसपोजिशंस हैं, कुछ मॉरल प्रीसपोजिशंस हैं, जिसका एप्लीकेशन करके हम कुछ रियल लाइफ सिचुएशंस के केसेस को हैंडल करने और रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दिस इज व्हाट वी डू इन अप्लाइड फिलोसफी। यहाँ क्या होता क्या है, मेटाफिजिकल कॉन्सेप्शन जो सोल के बारे में है कि वो जेंडर्ड नहीं है, उसको सोशियो पॉलिटिकल रियल्म में लागू किया जा रहा है। यानी जो सुलभा है, सुलभा जब कहती हैं कि आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूं, कि आप नहीं जानते कि जो आत्मा आप में है वही आत्मा मुझ में है और आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता है, तो आप मुझे एक फीमेल की तरह रिकॉग्नाइज करते हुए ये क्यों पूछना चाह रहे हैं कि मैं कहाँ से आ रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे जो दोपहर हो, मैं कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र हूँ, आत्मा हूँ, आप भी वही हैं। तो इस तरह का जो मुद्दा है, बात सोशियो पॉलिटिकल स्फीयर की है, एप्लीकेशन डायरेक्टली मेटाफिजिकल प्रीसपोजिशन का हो रहा है। अब मेटाफिजिकल थियरी को हूबहू डायरेक्टली इस रेल्म में कोशिश की जा रही है बैठाने की, जो कि बैठ नहीं रहा है। आई डाउट अबाउट इट। यहाँ पे मेटाफिजिकल जो कॉन्सेप्शन है सोल की रिगार्डिंग कि सोल इज नॉट जेंडर्ड, वो इस तरह से लागू नहीं हो सकता। सोशियो पॉलिटिकल स्फीयर की बात करेंगे तो फिर हमें जेंडर रिकॉग्निशन करना पड़ेगा। अच्छा, जेंडर रिकॉग्निशन और ट्रीटमेंट, अब ये दो अलग अलग चीजें हैं। हम किसी का जेंडर रिकॉग्नाइज करते हैं इस सोसाइटी में, जेंडर रिकॉग्नाइज है, आप मेल जेंडर की हैं, आप फीमेल जेंडर की हैं, ट्रांसजेंडर भी होते हैं, हम सबके जेंडर रिकॉग्नाइज करते हैं। उस जेंडर रिकॉग्निशन के बाद हम कुछ ट्रीटमेंट करते हैं। मेल जेंडर के साथ कुछ ट्रीटमेंट है हमारे, पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट्स वी गिव टू मेल जेंडर, और कुछ अलग टाइप के सबऑर्डिनेटेड और जिस तरह के भी आप कह लीजिए, कुछ अलग टाइप के हमारे ट्रीटमेंट्स हैं व्हिच वी प्रोवाइड टू अदर जेंडर्स। ये जो हो रहा है जेंडर ट्रीटमेंट या मिस ट्रीटमेंट आफ्टर हैविंग द जेंडर रिकॉग्निशन, इसके बारे में बात होनी चाहिए। और इसके बारे में जब बात होने की बात आती है, और यदि कोई यह कह रहा है कि हमारे टेक्स्ट में, स्क्रिप्चर्स में, हमारी फिलोसॉफिकल धारा में तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता क्योंकि सोल इज नॉट जेंडर्ड, तो वो एक फॉल्ट कर रहा है, गलती कर रहा है।
क्योंकि आइडियली आदर्श के रूप में थियोरेटिकली ये एस्टैब्लिश्ड है ऑन द मेटाफिजिकल लेवल, बट व्हाट वी सी, व्हाट वी फाइंड ऑन द सोशियो पॉलिटिकल लेवल, दिस इज समथिंग वी हैव टू सी अपॉन। अब इस पूरे मुद्दे में हम कुछ बातें करना चाहेंगे, जैसे आइडेंटिफिकेशन की जो बात सुलभा ने जनक से उठाई, आइडेंटिफाई करने का। आइडेंटिफिकेशन किसका होता है? बॉडी का होता है या सोल का होता है? आइडेंटिफिकेशन वही बात है कि इम्बॉडीड सोल का होता है। हम एक व्यक्ति के रूप में, एक पर्सन के रूप में सोसाइटी में जाने और पहचाने जाते हैं। तो जब भी सोशियो पॉलिटिकल स्फीयर में फेमिनिस्ट अप्रोच की बात होगी या फेमिनिज्म की बात होगी, तो हम अपने टेक्स्ट से या स्क्रिप्चर से कहीं से भी जब ऐसे दृष्टांत या सिद्धांत या उदाहरण उठा के जब जाते हैं, तो अक्सर हम लोग कंफ्यूज करते हैं मेटाफिजिकल बातों को और इस रियल लाइफ सिचुएशन की बात। और अप्लाइड फिलोसफी यहाँ पे वही रोल करता है। रोल क्या प्ले करना है? जैसे हमें ये जानने की जरूरत है, जैसे अब आप अलग से अगर जानते हैं नेचर ऑफ मैन, ऑल्दो मैन को फिलोसफी में पूरे ह्यूमन बीइंग्स की तरह देखा जाता है, लेकिन अगर फेमिनिज्म की बात करनी है और फेमिनिस्ट अप्रोच से बात करनी है, तो नेचर ऑफ वुमेन की बात करनी होगी कि अगर कोई फीमेल जेंडर है तो उसका नेचर क्या है, उसका नेचर क्या है, वो उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं, उसका फॉर्म क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं, उसका स्टेटस क्या है, किस चीज से वो आइडेंटिफाई होती है। उसके बाद हम जेंडर इक्वालिटी या जेंडर इक्विटी की बात करेंगे। अब होता क्या है हमारे यहाँ, और अभी उपनिषदों के 2-4 उदाहरण देख के हम लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे यहाँ इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी। एक लोगों ने सवाल भी पूछा कि इस तरह की बात तो इंडिया में की ही नहीं जा सकती, क्योंकि इंडिया में तो हमारे यहाँ यत्र नार्यस्तु पूज्यते की परंपरा है। तो अभी हमारे यहाँ कौन विमेन है जो आइडेंटिफाई होती है? 2-4 लोग जो मेल डोमिनेटेड या मेल के जो रल में काम आते हैं, उसको जब करने लगते हैं तो वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं। महिलाएं आइडेंटिफाई होने के लिए दे हैव टू परफॉर्म द ड्यूटीज और द असाइन्ड ड्यूटीज ऑफ मेल। कुछ रेडिकल थॉट्स जो बातें हैं, कुछ लोग जब ऐसी बातें करते हैं फेमिनिज्म की, बहुत सारी औरतें कि हमारा जब ये काम है हम संतान नहीं पैदा करेंगे, हमारा बॉडी डी शेप हो जाएगा, या हमारे साथ तमाम मुद्दे हैं। और वहां पे फिर मॉरल स्फीयर में वैल्यूज की बात आएगी, केयर, कंसर्न, एम्पैथी और तमाम क्वालिटीज और वर्च्यूज की बात आती है जो कि फीमेल से रिलेटेड है, जिसको कि फेमिनिज्म में भी वो केयर, कंसर्न, एम्पैथी का जो कॉन्सेप्ट है, जिसको हम लेके चलते हैं और बताते हैं कि अगर आपको फेमिनिज्म का अप्रोच लेना है तो यू हैव टू इनकलकेट सम पर्टिकुलर और स्पेसिफिक वैल्यूज एंड वर्च्यूज इन यू इनसाइड योर पर्सनालिटी। तो इस तरह की जो बातें आएंगी, वो आइडेंटिफिकेशन जो आएगा फीमेल की तरफ से, उसके लिए उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि नहीं, किस काम के लिए हम आइडेंटिफिकेशन रिकॉग्निशन मांग रहे हैं? उस काम के लिए कि अगर कोई पुरुष उठाएगा 100 किलो तो हम भी 100 किलो उठा लेंगे और फिर हम इक्वल हो जाएंगे। अगर कोई काम वो करते हैं हम भी करेंगे, हमको वहां से रिकॉग्निशन मिले, हमें उस काम से रिकॉग्निशन मिले जो हम अपनी जगह से रहते हुए कर रहे हैं। वो कोई भी काम हो सकता है, मतलब हर व्यक्ति। अब यहाँ पे हम पर्सन की बात कर सकते हैं, मेल फीमेल का झगड़ा छोड़ के बात करते हैं पर्सन की। कोई भी पर्सन इस सोसाइटी में जो अपना कंट्रीब्यूशन देता है सोशियो पॉलिटिकल बैलेंस को या इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए, वो अपने फिजिकल, मेंटल या सोशल, साइकोलॉजिकल कैपेसिटी के हिसाब से देता है हर व्यक्ति। और ये वैरी करता है, पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। जरूरी नहीं है कि एक महिला और एक पुरुष दोनों के सारे एस्पेक्ट्स, सारे एलिमेंट्स इक्वल नहीं होते। कोई महिला पुरुषों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है, कोई पुरुष महिलाओं से इंटेलेक्चुअली वीक हो सकता है, कई महिलाएं इंटेलेक्चुअली पुरुषों से आगे होती हैं। पर इसको जेंडर्ड करना और उनका आइडेंटिफिकेशन उनको देने के लिए, किसी को भी देने के लिए उनको सेकंड सेक्स की तरह रिकॉग्नाइज करना या उनके साथ ऐसा बिहेव करना, मिसट्रीटमेंट करना क्योंकि उनका जेंडर ये पर्टिकुलर जेंडर है, दिस इज रॉन्ग। और इसको यदि रिजॉल्व करना है तो हमें मेटाफिजिकल ग्राउंडिंग के आधार पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि दैट इज नॉट द रिजोल्यूशन, नॉट द प्रॉपर रिजोल्यूशन।
प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए प्रॉपर रिकॉग्निशन होना चाहिए सोसाइटी में सारे जेंडर्स का, और जेंडर को देखने के लिए फिर हमें सारे सोशल कंस्ट्रक्ट को देखने होंगे, और सोशली कैसे जेंडर कंस्ट्रक्ट होते हैं इस पूरे प्रोसेस को देखना पड़ेगा, और उसके लिए हमें कुछ दूसरे पैराडाइम्स, कुछ दूसरे नॉर्म्स प्रपोज करने पड़ेंगे। दिस इज व्हाट वी आर इन नीड ऑफ। तो आज के समय में ये जो पूरे डिबेट हो रहे हैं फेमिनिस्ट रन में, हमारे सोशियो पॉलिटिकल स्थिति में, हमें देखना पड़ेगा कि हमारा कंट्रीब्यूशन क्या, हमारा रोल क्या है, हमें कितना कंट्रीब्यूट करने का मौका मिल रहा है। और हम सिर्फ इसलिए रिकॉग्निशन नहीं मांग रहे हैं क्योंकि हम किसी एक मेल का काम करके और उसके काम को स्नैच करके या उसके एरिया को सरपास करके हम रिकॉग्निशन मांगेंगे या रिकॉग्नाइज किए जाएंगे और तब हम कुछ ऐसा करेंगे कि फेमिनिस्ट कहलाएंगे। ये सही नहीं है। मैन हेटर दूसरी चीज है, और हम लोग तमाम लोग इस बात से परिचित हैं। पैट्रियार्की इज नॉट समथिंग व्हिच इज बिलोंगिंग टू मेन ओनली। ये मेन का कॉन्सेप्ट नहीं है, हम और आप सभी जानते हैं। ये सिस्टम हो गया है, सिस्टम है, नॉट इन इंडिया बट इन ऑल द कंट्रीज, ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड सिंस टाइम इमेमोरियल। तो ये जो चीजें हैं कि पैट्रियार्की है तो पिता का या पुरुष का उस पे अधिकार है या पुरुष का ही वर्चस्व, ऐसा नहीं है। हमने तो अपने घरों में देखा है, पिता लोग ज्यादा लिबरल है, माताएं ज्यादा हार्ड हैं। पिता को समस्या नहीं है बेटी के बाइक चलाने से, बट मम्मी को दिक्कत है, ये काम करोगी, लड़कों का बाइक चलाओगी, या इस तरह के जितने एग्जांपल्स आप देख सकते हैं अपने सोसाइटी में। तो पैट्रियार्की को यदि आप डायरेक्टली कंजॉइन कर देंगे मेल के साथ तो समस्या होगी समझने में। और इस पूरे सिस्टम को, पूरे सोशियो पॉलिटिकल जो सिस्टम बने हुए हैं उसको जब देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इस पूरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कि महिलाओं को इक्वालिटी चाहिए, हमें रिकॉग्निशन चाहिए, हमें रेस्पेक्ट चाहिए, हमारी डिग्निटी चाहिए, हमें हर वो ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जो कि एक मेल जेंडर को मिलता है। इसको देखने के लिए हमें कुछ नए पैराडाइम्स ढूंढने पड़ेंगे। और रुथ वनिता के इस कमेंट से जो उन्होंने अपने उस पूरे द सेल्फ इज नॉट जेंडर्ड अपने आर्टिकल में दिया है, वहां पे जो जो मेरे डिसअपॉइंटमेंट्स थे या हमारा ऑब्जेक्शन था वो यही था। यही पेपर है सर, बाकी किसी को अगर कोई प्रश्न पूछना हो तो